हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी ये सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा देंगे। जय हिंद जय सी लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अंशु, सौम्या, शुभम, तंजीला, शेख, जल्दी सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त, जबराट, जिंदाबाद, एकदम ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के अंदर क्लास के अंदर आए होंगे। और दोस्तों, आपका प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, चिद्दा सा चैप्टर है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। ये वाला चैप्टर चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में इस चैप्टर को खल्ली बल्ली यानी समाप्त कर दिया जाएगा। और यहां से आपके पूरे 5 नंबर बुक होते हैं, तो 5 नंबर पूरे भी कर लेंगे। चश्मा उतार देता हूं, आ गया हूं क्लास में। जो बच्चे लेट आएंगे वो समझ जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं लास्ट क्लास का। वेरी गुड विपुल भाई, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आपको कराऊंगा मीनिंग एंड फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, करा दिए थे। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल रह गई थी, ये आज की क्लास में करा दूंगा। बिजनेस साइकिल के मेरे दोस्त 4 फेज होते हैं। पहला एक्सपेंशन, फिर ये गिरता है, फिर ये उठता है। इतना ही बना लेता हूं, ज्यादा नहीं बनाता। ये पॉइंट पीक होता है, इसको प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट ट्रफ होता है, इसको डिप्रेशन भी बोलते हैं। ये दोनों टर्निंग पॉइंट होते हैं। ये बढ़ता हुआ टाइम एक्सपेंशन का होता है और ये गिरता हुआ टाइम कॉन्ट्रैक्शन का होता है। कॉन्ट्रैक्शन जब लंबे टाइम तक चलता है तो इसको रिसेशन भी बोल देते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, जब किसी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी या फिर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर रही होती है, देखो ना, ये बढ़ रही है, ये गिर रही है। ये 1 महीने के लिए गिरकर फिर से उठ सकती है। किसी किसी देश में ये बहुत ज्यादा गिर जाती है, फिर उठती है। तो दोस्त, किस देश में ये कितने साल तक या कितने महीने तक चलेगी ये पता नहीं होता। जिस देश में ये 6 से ज्यादा महीने तक चल जाती है, तो 6 से ज्यादा महीने के बाद जब जीडीपी गिरता रहता है तो इसको बोल देते हैं हम रिसेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन का ही एक वर्स्ट यानी डीपर, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर जो फॉर्म है वो रिसेशन है, ठीक है। अब रिसेशन के बाद जब इकोनॉमी रिकवर करती है वापस, तो इसे रिकवरी मोड बोलते हैं। ये कोई फेज नहीं होता, लेकिन इसको फेज बताकर एक मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू भी करा रखा है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था। जैसा बता रखा है मॉड्यूल में, वही लिखकर पूरे नंबर मिलेंगे। ज्यादा बकलोली करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। चलो जी, मुझसे एक गलती हुई थी लास्ट क्लास के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में देखो, यहां पर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, हर चीज की डिमांड बढ़ रही होती है। दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां पर एम्प्लॉयमेंट गिर रही होती है ना। एम्प्लॉयमेंट गिर रही है तो कौन बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने लास्ट में उल्टा बोल दिया था इसमें, ठीक है। बच्चों के डाउट भी आए थे, तो समझ जाना इस चीज से, ठीक है, ताकि वो क्लियर भी हो जाए आपको। चलो, जिसने क्लास देखी होगी बच्चा समझ गया होगा। मेन बात, आज की क्लास में एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, लेकिन आपको दोस्त ये बताता हूं कि ये एक्सपेंशन कितने महीने तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। हर देश में अलग अलग होता है। इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, कोई भी कंट्री हो, किस देश में कितना लंबा, क्या ड्यूरेशन होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी और कितना डीप जाएगा, इसकी डेप्थ क्या होगी। डेप्थ मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। कहने का मतलब कि किस हद तक, भाई मैं बोल रहा हूं कि डिमांड बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। भाई किसी देश का 1% बढ़ रहा है, किसी देश का 5% बढ़ रहा है, इंडिया का 7% बढ़ रहा है, बाकी चोरों का 4% बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सबकी ये डेप्थ अलग है, सबकी डेप्थ, सबकी इंटेंसिटी अलग है। किसी देश के अंदर जीडीपी 5 साल तक लगातार बढ़ रहा है, किसी देश के अंदर 2 साल तक बढ़ रहा है, किसी देश तक में 2 महीने तक बढ़ रहा है। तो हर देश में इसकी ड्यूरेशन भी अलग होगी और इंटेंसिटी भी अलग होगी। हर देश में ये गिर रहा है तो ये भी हर देश में अलग अलग परसेंटेज से और अलग अलग टाइम तक होता है। सभी देशों में ऐसा फिक्स नहीं है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 3 महीने तक एक्सपेंशन आएगा, 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्शन, 3 महीने तक एक्सपेंशन, 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा फिक्स नहीं है। और दोस्त, सच बताऊं तो आप आइडिया नहीं लगा सकते, आप एक प्रेडिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअली होने क्या वाला है। मतलब एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। थोड़ी बहुत तो प्रेडिक्शन दे सकते हो, जो प्रेडिक्शन देते कैसे ये सिखाऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि एक्सपेंशन आएगा या आएगा या कॉन्ट्रैक्शन आएगा या आएगा। अब किसको पता था कोविड आ गया? कोविड का कोई प्रेडिक्शन था ही नहीं
कि कोविड आ जाएगा, सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, घर से निकलना बंद हो जाएगा, धंधा नहीं होगा, बिजनेस चौपट हो जाएंगे, किसी को नहीं पता था। आपको बताता हूं, देखो अमेरिका में आया ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, ये 1929 से 1933 तक बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट था, लेकिन मॉड्यूल में इसको 32 लिखा है, तो आप ऐसा ही मान लेना, जैसा लिखा है वैसा मानेंगे। कहते हैं वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जीडीपी यहां पर 15% से गिर गया था। यह बहुत बड़ा डिप्रेशन था। एक और आपको बताऊं, 1997 में, 1997 से लेकर 2000, इन 3 साल तक पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट कंपनीज बहुत खुल रही थी। इंटरनेट कंपनीज को बोलते हैं .com कंपनीज, ठीक है, बहुत खुल रही थी। इन सभी कंपनीज को बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिल रही थी। हाँ भाई, एक ऐसा याहू आया है, जैसे अभी गूगल चलता है ना, पहले याहू होता था है, और अभी काफी सारे देश में गूगल चलता है, कहीं में बिंज चलता है, कुछ बिंगो विंगो पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे सर्वर है। तो बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज खुल गई थी, और ये इंटरनेट कंपनीज फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। आज भी फ्री में करती हैं, लेकिन गूगल पैसा कहां से कमाता है तुम्हें पता है? भाई तुम गूगल पे सर्च मार लेते हो, कुछ भी सर्च मार लेते हो, उससे गूगल को फायदा क्या है? तुम सर्च मारते हो तो गूगल वहां पर तुम्हारे सर्च करने के बाद कुछ ऐड भी शो करता है, तो जिस जिस कंपनी की ऐड शो करता है गूगल वहां से पैसा कमा लेता है। ठीक है, पहले फ्री में चल रहा था, और कंपनीज बहुत नया रेवोल्यूशन लेकर आ रही थी। तो यहां पर बहुत सारे बैंक्स ने इनको लोन देना शुरू किया, और इन्होंने लोन के पैसे को बहुत लेविशली खर्च कर दिया। लेविशली मतलब अपने एम्प्लॉइज को बहुत अय्याशी, गाड़ी बंगला सब देने लगे, बहुत गलत गलत जगह पैसा खर्च कर रहे थे, और ये बबल बस्ट हो गया। इसे बोलते हैं आईटी कंपनी बबल या .com बबल। .com बबल, ये बबल मतलब गुब्बारा बना, बुलबुला बना फालतू का, और ये बस्ट हो गया। ठीक है, अब एक दो ही गूगल ही चल रही है कंपनी, ठीक है, बाकी सब फुस हो गई थी। और एक छोटा सा एग्जांपल तो कोई बुरा नहीं मानेगा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं मैंने देखा है, जैसे कि एक कंपनी है, ये क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, काय जू लिखा है ना। ऐसी कुछ कंपनी है, इन्होंने भी बहुत लेविशली स्पेंड किया, और आज ये भी फुस हो गई हैं, मतलब गलत तरीके से पैसा खर्च किया। ओके, और बताता हूं भाई साहब, ये अमेरिका में हुआ था, ये भी अमेरिका में हुआ था है, और 2008-9 में बताऊं आपको मैं, 2008-9 वाले ईयर में यहां पर अमेरिका के अंदर लोगों को घर बनाने की बहुत चुल थी, घर खरीदना था। घर खरीदने के लिए ये लोग बैंक लोन लेने लगे, बैंक दे दनादन लोन बांटे जा रहे थे, बैंक दे दनादन लोन बांटे जा रहे थे। ये नहीं देख रहे बंदा कौन है, कुत्ता, कुत्ते को भी लोन दे दिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ठीक है, कुत्ते को लोन दिया नहीं था, तो लोन दे जा रहे थे दे दनादन। तो एक ऐसा टाइम आया कि इनकी पोल खुल गई, बंदों ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, मतलब लोन के पैसे दिए ही नहीं बैंकों को, वापिस ही नहीं दिए, क्योंकि अंधा लोन बांट रहे थे यार, लोन के पैसे वापिस ही नहीं दिए। फिर वो बैंक बर्बाद हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था इन्वेस्टमेंट बैंक, लीमन ब्रदर बैंक, वो दिवालिया हो गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिवालिया हो जाओ। ये बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल लेटेस्ट ले लो, कोविड-19। कोविड-19 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस टाइम पर बीमारी के कारण। तो ये मैं यूं कहना चाहता हूं आपको कि जो बिजनेस साइकिल का फेज होता है ना, इसकी प्रेडिक्शन के साथ साथ तुम ये नहीं बता सकते कितना डीप जाएगा। अब देखो दोस्त, अमेरिका के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो अमेरिका से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका से बहुत सारा बिजनेस चलता है ब्रिटेन का, तो अमेरिका में बर्बादी होगी तो ब्रिटेन में भी बर्बादी होगी। अमेरिका के पास बैंक बर्बाद हो गए तो वो बैंक ब्रिटेन से भी तो कनेक्टेड थे, वहां से भी तो ट्रांजेक्शन करते थे, तो वहां के लोगों की भी बुराई हो गई, सबका बर्बादी हो गई। तो ये जो बिजनेस साइकिल का एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये काफी सारी कंट्रीज के साथ कनेक्टेड होता है। एक देश आज अपने आप में नहीं जी रहा, एक देश एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? मान लो ये एक देश है जो इस देश को सारा सामान बेचता है, जैसे कि मान लो ये नेपाल है, नेपाल को चाइना या इंडिया
यही दो देश सब कुछ ला कर देते हैं। तो चाइना इंडिया में अगर रिसेशन आ गया ना तो नेपाल बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यह है कि एक देश में बर्बादी होती है तो जो भी देश उससे कनेक्टेड होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं, समझे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं जो बिजनेस साइकिल की फीचर्स हैं। फीचर से जरूर पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है, कोई बच्चा भूलेगा नहीं कि बिजनेस साइकिल के फीचर्स लव सर पढ़ा रहे हैं। तो देखो जी, पहला पॉइंट आपके सामने रखा गया है कि डिफरेंट बिजनेस साइकिल, यानी हर देश की बिजनेस साइकिल डिफरेंट होती है, डिफर करती है। उनकी ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए कौन सा फेज चल रहा है, या उनकी डेप्थ क्या होगी, किस परसेंटेज से वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदलाव आएगा, ठीक है। अब यहां पर इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसकी फीचर्स दी हुई हैं। तो कहता है बिजनेस साइकिल ऑकर पीरियोडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है शो द सेम रेगुलरिटी। कहता है बिजनेस साइकिल टाइम टू टाइम आती है लेकिन वो एक एग्जैक्ट टाइम के गैप में रेगुलर आएंगी ये नहीं कहा जा सकता। ये कहता है रिसेशन आना तय है, सुख आए हैं तो दुख आना भी तय है, बंदा जिंदा है तो इसका मरना भी तय है, लेकिन कब मरेगा कब दुख आएगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो ये टाइम टू टाइम होती है, लेकिन क्या ये हर 4 महीने में होंगी रेगुलर, हर 4 साल बाद होगी रेगुलर, नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ दी साइकिल वेरी, वेरी का मतलब डिफरेंट, हर साइकिल की, हर देश की जो बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन होती है बहुत अलग अलग होती है, वरुण नेगी नहीं, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑल्सो वेरीज, जो इसकी डेप्थ होती है, किस परसेंटेज से जीडीपी में बदलाव आएंगे ये भी वेरी करती है, ठीक है। यहां पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कहता है बिजनेस साइकिल के डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। दीज फेजेस सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, डिस्प्ले का मतलब शो करना। तो ये जो फेजेस हैं कभी कभी स्मूथनेस और रेगुलरिटी भी दिखा देते हैं। लेंथ ऑफ ईच फेज इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, कहते हैं कभी कभी दिखा देते हैं रेगुलरिटी, लेकिन हर फेज की लेंथ क्या होगी ये नहीं बता सकते कि एक्सपेंशन 3 महीने तक होगा, कॉन्ट्रैक्शन 3 महीने तक होगा, ये कभी नहीं बता सकते आप, कुछ भी हो सकता है कभी भी, राइट। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन मुझे पसंद है। कहता है 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। कहता है ज्यादातर बिजनेस साइकिल जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो अमेरिका जैसी इकोनॉमी के अंदर आते हैं, यानी यहां पर मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट के ऊपर सरकार ने सब कुछ छोड़ रखा है, सरकार बीच में पंगे नहीं लेती। तो मार्केट में लोगों की डिमांड के हिसाब से सामान बनाया जाता है, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो लोग डिमांड करते हैं उसके हिसाब से सामान बनाया जाता है। लोग डिमांड करते रहते हैं वो सामान बनाते रहते हैं, लोग डिमांड करते रहते हैं वो प्रोडक्शन करते रहते हैं। एक टाइम आता है जब इन प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि देश के सारे रिसोर्स यूज हो जाएंगे, तो फिर ये माल महंगा कर देते हैं। ये माल महंगा करेंगे तो ये डिमांड कम कर देते हैं, तो इनका एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, ये नीचे गिरते हैं। फिर डिमांड कम कर दी तो नीचे गया, ठीक है, ओके। तो दे आर परवेसिव एज वेल, कहते हैं जनरली ये मार्केट इकोनॉमीज में ही होती है, लेकिन ये परवेसिव भी है। परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, ये हर जगह है। जनरली ये मार्केट इकोनॉमी में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि मिक्स्ड इंडिया जैसी इकोनॉमी में ये नहीं होगी, होती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी होती है, रशिया में भी होती है। अब ये कोविड-19 आया था, इसने तो नहीं देखा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, मार्केट है या कौन सी है, तो ये सब में हो गया। जनरली ये परवेसिव, जनरली ये फ्री मार्केट में होती है, लेकिन ये हर जगह हो सकती है, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन वन और मोर सेक्टर्स गेट इजीली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर सेक्टर। कहता है 3 इकोनॉमिक सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कहता है एक सेक्टर में प्रॉब्लम आई ना, मान लो प्राइमरी में आ गई जहां रॉ मटेरियल बनता है, तो कहता है सेकेंडरी और टर्शरी इनमें ये प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाएगी। आदित्य परेख, ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसमिटेड। अगर प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल नहीं बना तो सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, और जब सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो माल सर्विस के तौर पर टर्शरी सेक्टर से कैसे डिलीवर होगा, प्रॉब्लम है, राइट। आ जाओ जी। कहता है यह तो माना जाता है ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल से सभी सेक्टर्स का बुरा होता है, बुरा मतलब
नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। लेकिन मोटा इफेक्ट किस पे पड़ता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। मोटा इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, स्टार मार्क कर रहा हूं, कहां पर पड़ता है, कहता है सम सेक्टर्स सच एज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब मशीन वाली इंडस्ट्री। अगर बर्बादी आई तो मशीनें नहीं बिकेंगी, सबसे पहले मशीनें नहीं बिकेगी। जो फिक्स्ड इनकम अर्न करने वाले कंज्यूमर्स हैं वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं परचेज करेंगे। फ्रिज, टीवी, कैमरा, आईफोन नहीं परचेज करेंगे उस टाइम पर। तो ये वाली गुड्स की इंडस्ट्री डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट होती है। डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब सभी की बर्बादी होगी, इनकी ज्यादा बर्बादी होगी। डिस्प्रोपोर्शन मतलब एक अलग ही प्रोपोर्शन में, अलग ही रेशो में बर्बादी होगी। हां माधव होगा, ठीक है। मोर ओवर मतलब और आगे जाना चाहो तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन। प्रोन का मतलब चांस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा बर्बादी इंडस्ट्रियल सेक्टर की होती है। तो मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल। यह फैक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा बर्बादी किसकी होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में गेहूं चावल तो बनेगा, उससे तो गुजारा चलेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा, मान लो कपड़ों के लिए कॉटन नहीं पहुंची, तो कपड़े ही नहीं बनेंगे, ठीक है। आगे कहता है बिजनेस साइकिल एक्सीडिंगली, मतलब और आगे देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट। बिजनेस साइकिल को समझना बहुत डिफिकल्ट फिनोमिना है। हर कोई कुत्ता बिजनेस साइकिल को नहीं समझ सकता। गलत बोल दिया क्या मैंने, नहीं समझ सकता, ठीक है। इंसान समझ सकता है बिजनेस साइकिल को, लेकिन हर कोई इंसान भी नहीं समझ सकता, समझे। कौन इंसान नहीं समझ सकता भाई, जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है वो बिजनेस साइकिल नहीं समझ सकता। जिस बंदे को बिजनेस साइकिल समझ में आ रही है इसका मतलब उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, उसको पता है जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है, तब वो समझ सकता है। और गंदी बात क्या है कि जो जीडीपी, नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो चैप्टर्स हैं वो इसके बाद आएंगे आगे, तो इस चैप्टर को बाद में देना चाहिए था, ठीक है। कोई बात नहीं, इसने दे दिया। कहता है दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस। कहता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। कहता है हर देश के अंदर जो बिजनेस साइकिल होती है उस सबकी सेम फीचर नहीं होती। जैसे सभी बिजनेस साइकिल के फीचर्स में पढ़ा रहा हूं, तो हर देश में सारी फीचर्स देखने को नहीं मिलेगी। सब देश में बिजनेस साइकिल का रीजन सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स। कहता है इनका कारण अलग अलग हो सकता है। वेरिंग फैक्टर्स मतलब अलग अलग फैक्टर की वजह से एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन जैसे फेजेस आ सकते हैं। Therefore, it is difficult to make accurate prediction of trade cycle. ट्रेड साइकिल का मतलब बिजनेस साइकिल, इसलिए बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते बिफोर देयर ऑक्यूरेंस। उसके ऑक्यूरेंस का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, उसके होने से पहले नहीं कर सकते। और जो रिपरकशंस का मतलब होता है नेगेटिव इंपैक्ट। रिपरकशन का मतलब होता है नेगेटिव इंपैक्ट। Repercussions of business cycle get simultaneously felt on nearly all economic variables. कहता है इकोनॉमिक्स में जो जो तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स के आइटम्स पढ़ते हो वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। तो बिजनेस साइकिल का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हर चीज पे देखने को मिलेगा। तुम्हारा आउटपुट भी गिर जाएगा, रोजगार भी गिर जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी खराब हो जाएगी, कंजम्पशन भी खराब हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड, प्राइस लेवल, सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर रिसेशन चल रहा है तो, एक्सपेंशन चल रहा है तो ये सब अच्छे हो जाएंगे, सब पे फर्क पड़ता है, ठीक है। 2 पॉइंट और रह गए। कहता है बिजनेस साइकिल कोरोना वायरस की तरह कंटेजियस है। कोरोना वायरस क्या था, कंटेजियस, फैलता था। तो बिजनेस साइकिल भी एक देश से दूसरे देश में फैल जाती है, इसलिए इसका कैरेक्टर इंटरनेशनल माना जाता है। ये इंटरनेशनल इन कैरेक्टर होती है। दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस। एक देश में अमेरिका की बर्बादी हुई, अमेरिका के ट्रेड रिलेशन दूसरे देशों से भी है, वहां भी बर्बादी हो जाएगी। एग्जांपल दिया हुआ है इसने 1930s में अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन, इससे ब्रिटेन में भी बकलोली हो गई थी, ब्रिटेन भी बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। वेलबींग का मतलब होता है वेलफेयर। कहता है ऐसा देखते हुए सोसाइटी के वेलफेयर पे सीरियस प्रभाव पड़ते हैं बिजनेस साइकिल के। एक्सपेंशन चल रहा है तो अच्छा प्रभाव है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो बुरा प्रभाव है। एम्प्लॉयमेंट बदलेगी तो लोगों का वेलफेयर नहीं बदलेगा क्या? ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं,
ठीक है जी, कुछ 8 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम जरा इसकी सीरीज बना लेते हैं। पहला पॉइंट था, मान लो हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट बन रहा है ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। जो बच्चा बोलेगा रिपीट करना, उसके लिए रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में अलग अलग होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए बनाऊंगा मैं, हाँ, इसके अलग अलग फेज होते हैं, ठीक है जी, अकेली एक तार नहीं है, सब इसके अलग अलग फेज है। तीसरे में लिखा था हमने, ये जनरली मार्केट इकोनॉमीज के अंदर होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर। फिर हमने बोला कि इससे ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स पर फर्क पड़ता है, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फर्क पड़ता है, और एग्रीकल्चर से कंपेयर करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर हमने देखा बिजनेस साइकिल अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, मतलब इसको समझना मुश्किल काम है, एक्सपर्ट्स ही इसको समझ सकते हैं। और फिर हमने देखा इसके रिपरकशंस का मतलब इसके नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी के हर एक वेरिएबल पर देखने को मिलता है। और फिर हमने देखा कि ये कंटेजियस भी है, क्या है, कोरोना वायरस की तरह फैलती भी है। कंटेजियस का मतलब होता है फैलना। और फिर ये लोगों के वेलबींग यानी वेलफेयर को भी अफेक्ट करता है। हर सबसे मिलकर वेलफेयर बनता है, वो तो अफेक्ट होगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट बन गए हैं। आप छोटे छोटे वर्ड्स को नोट करके अपना ऐसा एक शॉर्ट नोट इसके बारे में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे क्विज के क्वेश्चन भी पूछ लूंगा। लो जी, लास्ट क्लास में कराया था, डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल मार्क द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड द बिकमिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म जैसी बातें एसी पिगू करता था, ये लौंडा बड़ा कैड़ा था। कहता है जब लोगों की पेसिमिज्म की एंड हो जाता है, पेसिमिज्म मतलब निराशावादी, लोग निराश है, वो एंड हो गया, अब लोग आशावादी हो गए। आशावादी मतलब हैप्पी हो गए, खुश हो गए। तो निराशा का एंड यहां होता है, यहां हैप्पीनेस स्टार्ट होती है। इसका आंसर बच्चों को लगता है कि एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन को बोलते हैं अपस्विंग, है ना। लेकिन दोस्त ट्रस्ट में, इट इज रिकवरी। आपको इसको रिकवरी लिखना है, ठीक है, रिकवरी लिखना है, मॉड्यूल ने इस हिसाब से बताया हुआ है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कहता है 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है, आप रीड करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप निकालो जरा क्या है 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, 1 मिनट के अंदर ढूंढ के निकालो। वेरी गुड यशीरा फिरदौस। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, यही फेजेस हैं, इसको ही ठीक कर देंगे। 1 मिनट का टाइम भी क्या लोगे तुम, जल्दी कर दो। ज्यादातर बच्चे सही है, करण ने जल्दी आंसर दिया, फिर मयंक ने, ठीक है। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन देनी है आपको, और मैं देता हूं आपको टाइम, वही करो जरा पोल। कहता है बिजनेस साइकिल का मतलब अप्स एंड डाउन्स होता है, हां, किसमें, कमोडिटीज में, अबे नहीं, जीडीपी में या फिर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो कहता है फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हां ये सही लग रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस जो होती हैं। फिर बोलता है डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं भाई सिर्फ डिक्लाइन नहीं होता बिजनेस साइकिल, इसमें तो उठना भी आता है, तो ओनली डिक्लाइन नहीं है। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सिर्फ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, डिक्रीजिंग भी होता है भाई, डिपेंड करता है फेज पे। तो बी वाला इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया, करण, तन्मय, गुलशन, दीज आर द टॉपर्स। अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए, कहता है अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है मान लो ये बिजनेस साइकिल बना रहा हूं मैं, यहां पर जीडीपी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख रहा हूं, यहां टाइम लिख रहा हूं ईयर बाय ईयर, यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, गिरती कहां है, इस फेज में। इस फेज को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज, समझे, बी वाला आंसर है। अरमानदीप, मयंक, ये बंदे टॉपर थे इसके, ठीक है, ओके। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन डैश हिट्स इट्स लोवेस्ट पॉइंट। कहता है
ये ट्रफ पॉइंट है। ये ट्रफ पॉइंट कब आता है? जब एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर जीडीपी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है, इसको ट्रफ बोलते हैं ना, है ना। तो ये ढूंढना है आपको कब आता है। तो दोस्त कोई मनी सप्लाई, कोई इन्फ्लेशन की खास बात नहीं होती, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात होती है। सी वाला इज द राइट आंसर। ये मैं करा रहा हूं क्वेश्चन आपको, आप ये मत सोचना पोल चल रहा है नहीं चल रहा, पोल की कोई कंप्लेंट मत करना, मैं ऐसे ही चला रहा हूं, ठीक है। तंजीला, छवि, दीज आर द टॉपर्स, ठीक है। करण भाई गायब हो गए यहां से। कहता है बिजनेस साइकिल के लोवेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। कहां गया? ये रहा, डी वाला लोवेस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट होता है पीक, ठीक है। यहां पर डी ही आंसर होगा। चलो जी और आ जाओ। ये मेरे लिए बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो जी 45 सेकंड देता हूं। कहता है इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री कौन सी है? एक तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री है। इसको कभी नहीं भूलोगे आप, इसका क्वेश्चन बहुत बार बनता है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है जी। डी वाला आंसर बन रहा है, इसको ही हम ठीक कर देंगे। बार बार बता चुका हूं आपको क्लास के अंदर में। यहां पर वेदांत, ललित और विक्रम, हाँ बच्चों का ऊपर नीचे हो रहा है मामला। क्वेश्चन का आंसर देने के बाद बच्चों को पता लगता है कि सही आंसर क्या है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टिपिकल बिजनेस साइकिल। टिपिकल का मतलब होता है नॉर्मल, टिपिकल को डिफिकल्ट मत मानना। एक नॉर्मल बिजनेस साइकिल की यहां पर क्या फीचर्स दिखाई दे रही हैं आपको? कहता है इकोनॉमी का एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन। कहता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होता ही होता है, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फॉलो करते हैं, यही सही आंसर है। इसके साथ ही चले जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ए वाले के साथ ही जाएंगे। देखा यहां तो गड़बड़ी है। तान्या, आयुषी, रजत, दीज आर द टॉपर्स, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये गलत है क्योंकि ग्रोथ ही तो एक्सपेंशन है, सेम चीज हो गई ना, ठीक है। स्टैगफ्लेशन एक वर्ड आया है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन प्लस महंगाई तो होती है, देश की तरक्की भी स्लो हो जाती है। ये एक नया वर्ड है, इसको हटाओ यहां से। पोल नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं राजेश, जो अगला है ये आपके लिए वर्क होगा। मैं पूरा दे रहा हूं आपको, ये पूरा 1 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। अब बताइए, कहता है रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन मतलब ये जो गिरता हुआ टाइम कॉन्ट्रैक्शन है, आप इसको रिसेशन भी बोल सकते हो। मान लो ये रिसेशन है, ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो इस टाइम पर बेरोजगारी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बताओ? और देश का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। यहां ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप जवाब दे दो। कोई बात नहीं, प्राची चोपड़ा आप कर लो। हर्षित जोशी ने नया फोन परचेज किया है, मतलब एक्सपेंशन चल रहा है भाई। कोई बात नहीं, हरियाण विशोरा। कोई नहीं अदम्य अरविंद। देखिए भाई साहब, जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है उसमें बेरोजगारी बढ़ जाती है और देश का आउटपुट कम हो जाता है। बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, बेरोजगारी राइज होगी, आउटपुट कम होगा। ए वाला सेट बैठ रहा है यहां पर, ए वाला सेट बैठ रहा है, सही बोलते हैं। कोई बात नहीं राधा रानी, गलती से हो गया। सौम्या उपाध्याय, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूं। हाँ वैष्णवी जोशी, गलत पढ़ लिया ना, कई बार ऐसे ही होता है, रीडिंग स्किल्स नहीं होती तो हम गलत पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। ए वाला इज द राइट। चलो जी, दिव्यांश, अरमानदीप और आयुषी, दीज आर द टॉपर्स, ठीक है। तो आज की क्लास में जो मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा, आज की क्लास के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाले टॉपिक्स हैं, ये कराऊंगा, और बिजनेस साइकिल का असलियत में क्या लेन देन है, और कुछ क्विज के क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले आपको दिखा देता हूं, बहुत सारे क्विज के क्वेश्चन होंगे, तुम कौन से लेवल पे चल रहे हो, लीडर बोर्ड देख लेते हैं, और फिर बाद में क्लास में पासा पलटेगा तो कौन कहां पर पहुंचेगा। तान्या, आयुषी, आयुष, रजनी, शिवानी, रजत, पार्थ, छवि, गौरी, स्मृति, ना यहां पर करण है ना रुशीला। आज ये पासा पलट भी सकता है, बिल्कुल पलटते हैं ऐसे वासे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज के टाइम लाया हूं। आकाश मिश्रा, कांग्रेचुलेशंस, 11वें नंबर पे आप। तो दोस्त देखेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस और आपसे यहां से पूछ लेता हूं, थोड़ा और यहां पर मौका देता हूं आपको। लो जी, ये दे दिया मैंने टाइम आपको, टाइम पहले स्टार्ट करूंगा। कहता है इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है,
तो दिस कॉन्ट्रैक्शन शेयर ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, कहता है कॉन्ट्रैक्शन में आउटपुट कम होता है, बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, बिल्कुल, डिमांड कम होती है, बिल्कुल, कहता बहुत सारी फीचर्स है, कौन सी नहीं है? इन चारों में आपको बतानी है कौन सी फीचर नहीं है, नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों, जो एक्सपेंशन होता है ना, एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रही होती है, धीरे धीरे जब एक्सपेंशन बढ़ रहा होता है, यहां पर इनपुट्स खत्म हो जाते हैं देश में फुल यूज के साथ, तो इनपुट के प्राइस बढ़ते हैं, तो इनपुट के प्राइस एक्सपेंशन में बढ़ते हैं, समझ रहे हो? तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट, ये एक्सपेंशन में होता है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होता, तो इसलिए डी वाला राइट आंसर है। यहां पर देख लेता हूं पहले ही, हाँ, प्रिंस, आयुष, गणेश, रजत, दीज आर द टॉपर्स। अगला कहता है ग्रेट डिप्रेशन सफर्ड बाय इकोनॉमी इन विच ईयर, कौन से ईयर में द ग्रेट डिप्रेशन आया था? ग्रेट डिप्रेशन भैया वैसे तो 1929 में आया था, यहां पर ईयर गिवन नहीं है, लेकिन मॉड्यूल के अंदर उसको 30 लिखा हुआ है, तो आप 30 करना, इसको भूल जाना, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी 15% से गिर गया था, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 1930 यहां पर हम टिक कर देंगे। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया आपको कि आ जाएगा तो तुम क्या लिखोगे। बी वाला ठीक है। वेदांत सिंह टॉपर है इस आंसर के। कहता है यहां पर 4 वर्ड लिखे हैं, इसमें से सबसे अजीब कौन है? जैसे मैं यहां लिखूं रणबीर, फिर मैं लिखूं शाहरुख, फिर यहां लिखूं अक्षय, फिर यहां लिखूं मल्लिका शेरावत, तो मैं बोलूंगा इन सब में अजीब कौन है? तो ये तो 3 लड़के हैं, ये लड़की है, तो ये तीनों में ऑड है। तो ऐसे क्वेश्चन की बात हो रही है, जो चारों में 3 तुम्हें सेम कैटेगरी के मिलेंगे, एक बहुत डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होता है वो ऑड होता है, ऑड मतलब अजीब। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इन सब में से ऑड क्या है बताओ, इन सब में से ऑड क्या है बताओ। एक्सपेंशन और अपस्विंग दोनों का नाम सेम है, जीडीपी बढ़ रहा है, अच्छी बात है। बूम ये टॉप वाली पोजीशन होती है, तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। आप नीचे गिर जाओगे, ये अकेला नेगेटिव ट्रफ है, तो ट्रफ अपने आप में ऑड है। ये सब अच्छी बातें हैं, ये बुरी बात है, बुरी बात अलग है। तो डी वाले को टिक कर देंगे। यहां पर देख लेते हैं बच्चे कितने सही हैं यहां पर। हाँ जी, वेदांत, दिव्यांश, हिमांशु पाठक। एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एक्सपेंशन? एक्सपेंशन में जीडीपी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होती है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड बढ़ रही होती है, प्राइसेस भी बढ़ रहे होते हैं, क्या नहीं होता? क्या नहीं होता एक्सपेंशन के अंदर, वो बताना है आपको। और आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड्स, 4 हैं, आप खुद पढ़ोगे ऑप्शन। क्या नहीं होता? कोई नहीं मयंक शर्मा, रैंक इंप्रूव करने का बहुत मौका मिलेगा। पायल शर्मा मैं करता हूं ज्वाइन। देखो जी, कंज्यूमर परचेज करता है ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स को, हां सब चीजों की डिमांड बढ़ती है, ये तो होता ही होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, ये भी होता है। बिजनेस के प्रॉफिट और बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, सेल बढ़ रही होती है, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, ये भी होता है, सब होता है। क्या नहीं होता? नन ऑफ द अबव, मतलब आंसर इनमें से नहीं है, डी वाला आंसर। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, तो डी वाले को ठीक करेंगे। मुझे पता है बच्चों ने बहुत कम नहीं किया होगा ठीक। पृथ्वीराज, तन्मय, मयंक, प्रिंस, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। देखो भाई दोस्तों, इधर ये 4 बंदों के नाम लिखे हुए हैं। ये 4 बंदे बिजनेस साइकिल के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, तो चारों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जेएम केन्स ने क्या कहा, हॉटरे ने क्या कहा, शूमपीटर ने क्या कहा, एसी पीगो ने क्या कहा, और एक है निकोलस काल्डोर, इन्होंने क्या कहा, ठीक है। इनके नाम पे क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो मैं बता देता हूं। जेएम केन्स बोलते थे, कहते हैं कि देश के अंदर लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी लोगों का लोअर डिमांड सबसे बड़ी चीज है, जिस वजह से देश के अंदर लोगों की नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में मैसिव डिक्लाइन होता है।
कीन्स बोलते थे लोग जब सामान नहीं खरीद रहे होते, जब पैसा नहीं खर्च कर रहे होते, तो दुकान वालों का सामान नहीं बिकता, नहीं बिकता तो फिर वो प्रोड्यूस भी नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता तो लोगों की नौकरियां चली जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, लोगों की नौकरियां चल गई तो उनकी देश की टोटल इनकम भी कम हो गई। तो कीज ने ये बोला बात तो ठीक है। हॉटरे बोलता है कि जो बिजनेस साइकिल यानी ट्रेड साइकिल है ये प्योर मॉनेटरी फिनोमिनन है। मॉनेटरी का मतलब कहता है इसमें कोई सेंटिमेंट नहीं है, इसमें कोई साइकोलॉजिकल मैटर नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, पैसों का मैटर है भाई। ये जब देश में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो हम अच्छे हैं, जब देश में कम पैसा खर्च हो रहा है तो हम बुरे हैं, मतलब रिसेशन में आ जाएंगे। तो पैसों की बात बोलता है शूम्पीटर भाई साहब। पूरी इको की बुक में जहां जहां इनोवेशन लिखा हो आंख बंद करके बोल देना ये शूम्पीटर ने बोला है। कहता है ट्रेड साइकिल इनोवेशन से रिलेटेड है। जब देश में इनोवेशन हो रही होती है तो देश आगे बढ़ रहा होता है, फिर इनोवेशन नहीं हो रही होती तो सब पुराने हो जाते हैं, देश गिर रहा होता है। फिर एसी पीगू ये कहते हैं बिजनेस साइकिल मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है, ये दिमागी खेल है। जब लोग खुश होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हैप्पी होते हैं तो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो एक्सपेंशन होता है। जब लोग निराश होते हैं तो पैसा कम खर्च कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। निकोलस काल्डोर ने कॉबवेब थ्योरी दी थी। कॉबवेब, अब इतना ही आएगा पेपर में, कॉबवेब थ्योरी क्या होती है ये नहीं आएगा। कॉबवेब थ्योरी किसने दी? निकोलस काल्डोर ने। ये क्या होता है भाई? निकोलस काल्डोर ने कॉबवेब थ्योरी दी। तो ये इस थ्योरी में ये बोलते थे कि जो अभी सामान का प्राइस है ये प्राइस जिम्मेदार होगा आने वाले टाइम के लिए। अगर अभी ज्यादा प्राइस चल रहा है तो आने वाले टाइम में डिमांड गिर जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर अभी बहुत कम प्राइस चल रहा है तो आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे देते थे कि खुद ही तुम मकड़ी का जाला बनाते हो, कॉबवेब बनाते हो, उसमें ही फंस जाते हो। तो अभी के प्राइस ही आने वाली सिचुएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपनी अपनी फिलॉसफी दे गए, तुम्हारे लिए सिलेबस बढ़ा गए और कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये कोटेशंस मैंने एक लाइन में तुम्हारे लिए अरेंज करके रख दिया है। चैप्टर में तुम्हें बहुत अलग अलग लाइनों में मिलेगी, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लो जी, विच इज नॉट रिलेटेड टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 4 लाइनें लिखी हुई है। क्या डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं था? डिप्रेशन अमेरिका में हुआ, बिल्कुल। अमेरिका में डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स को कीन्स ने बताया, जॉन मानियार्ड कीन्स, इन्होंने बताया कि अमेरिका में लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। 1930s में खर्चा नहीं कर रहे थे, डिमांड कम हो गई, सामान बिकना कम हो गया, रोजगार चले गए सबके, ये भी रीजन था। तो दोनों ए और बी तो ये रीजन थे। मनी सप्लाई के बारे में कोई बात ही नहीं हुई यहां पर, तो ये नहीं था लेन देन, तो सी वाला टिक कर देंगे। नरूतो फरहान, प्रभजोत सिंह ये टॉपर है यहां पर। देखा कितने अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो जी, कहता है नीचे 4 स्टेटमेंट लिखी हुई है, लाइन कौन सी गलत है? 4 इकोनॉमिस्ट का नाम है। हॉटरे ने क्या बोला, कीज ने क्या बोला, पीगू ने क्या बोला, शूम्पीटर ने क्या बोला। शूम्पीटर जहां जहां इनोवेशन वहां वहां, ये तो ठीक है। आपको फॉल्स बतानी है इन तीनों में से एक, इन तीनों में से एक, और दे दिए मैंने आपको 45 सेकेंड्स। कुछ नहीं बोलेंगे, आप करो जरा इसको। कोई नहीं निखिल, दिखाई तो दे रहा है कि क्या सही क्या गलत। देखो जी, ये हटरे बोलता था मॉनेटरी फेनोमेना, कीन्स बोलते थे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड के बारे में, खर्चे के बारे में। पीगू पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म के बारे में बोलता था, इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं करता था। तो ये यहां पर लाइन गलत है। सी वाले के साथ जाएंगे। लो जी मित्रों, लो जी भैया, वेदांत और पृथ्वी ये बच्चे सही हैं यहां पर, ठीक है जी। मैं आपको एक बात बताता हूं, लोगों की हरकत आपको कभी कभी इशारा देती है, लेकिन यह इशारा आपको कोई ना कोई कंक्लूजन निकालने पे मजबूर कर देता है। यानी मैं बोलता हूं, लोगों की हरकत मतलब लोगों की एक्टिविटीज जो चल रही हैं वो आपको कुछ इंडिकेशन देती हैं, और इंडिकेशन से आप कुछ कंक्लूजन या फिर कुछ
प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। अभी लीडर बोर्ड दिखा देता हूं कि कितना स्विच हो गया है। तो आयुषी पहुंच गई नंबर 1 पे, तान्या, स्मृति, वैभव, दीपिका, रजनी, आयुष, प्रभजोत, कपिल और मान्या। बहुत सारे बदलाव आए हैं, अभी बहुत सारे और होंगे यहां पर। तो जैसे कि मैं बात बता रहा हूं तुम्हें चिंटू और चिंकी की, आज 2 नए मैटर पकड़े हैं भाई हमने, चिंटू और चिंकी। अब स्वाद आएगा, किसी बच्चे के तरफ से प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्वाद आएगा चिंटू और चिंकी का। चिंटू और चिंकी, ये दोनों बाइक पे जा रहे थे एकदम चिपक के। तो इनकी एक्टिविटी से तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? बाइक पे एकदम कोई बीच में इतना कुछ खास स्पेस नहीं था। तुम बड़े हो गए यार, मुझे अच्छे से समझाना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये दोनों बताओ जरा, क्या क्या पता लगता है तुम्हें इससे? ये दोनों बाइक पर एकदम बिल्कुल विदाउट गैप जा रहे थे, क्या पता लगता है? मतलब ये पता लगता है साफ साफ इनके बीच में कुछ चल रहा है, सेटिंग है ना? कोई अच्छे दोस्त होंगे तो वो हरकत नहीं थी, भाई बहन वाली हरकत नहीं थी। ठीक है, आजकल कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, तो तुम्हें पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है भाई। पता है ना? तो किसी की एक्टिविटी से कुछ इंडिकेट होता है और आप कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हो। चलो जी, देखो जी, चिंकी और चिंटू की एक बात और, ये दोनों अपने अपने घर की छत पे खड़े हैं। ये घर है इनका, ये छत पे खड़े हैं। यहां जो चिंकी खड़ी है, ये इधर चांद को देख रही है, और फिर इधर चिंटू खड़ा है, एक तरफ एक बार चिंटू को भी देख रही है। और दिन है करवा चौथ का। करवा चौथ का वो दिन होता है जब एक पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है। आजकल गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड के लिए ये काम करने लगी है। तो यार अगर तुम देखोगे चिंकी को, कि चिंकी एक बार चांद को देखे करवा चौथ पे, एक बार चिंटू को देखे, तो इनकी एक्टिविटी से तुम्हें कुछ पता लगेगा नहीं लगेगा कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, राइट? है ना? अब भाई ये चिंटू और ये चिंकी, इन दोनों को तुमने घूमते हुए देखा इस बार बाइक पे। लेकिन बाइक में इधर मान लो चिंटू है, इधर मान लो चिंकी है, बीच में गैप था, गैप में था एक बच्चा, तो बच्चे को देखकर तुम क्या आइडिया लगा सकते हो? हां, इनके बीच में कुछ हो चुका है, मतलब इनकी शादी हो चुकी है। आइडिया लगेगा या नहीं लगेगा? आइडिया लगेगा या नहीं लगेगा? इससे ही तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आज मैं। देखो वो कहते ना, इशारे तेरे कर देने, गाना है ना, तो इशारे की बात है। चिंटू और चिंकी बाइक पे जिस हिसाब से जा रहे थे, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में शादी करेंगे। लगा सकते हैं, मतलब इनके बीच में फ्यूचर में कुछ होगा, ये आइडिया लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। चिंटू और चिंकी एक दूसरे को देख रहे हैं करवा चौथ पे, चांद को और इसको, तो चिंटू ने चिंकी के लिए व्रत रखा, तो तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया हो गया इनके बीच में कुछ चल रहा है। जब चिंटू और चिंकी का बच्चा हुआ तो तुम्हें पता लगा हाँ इनके बीच में शादी हो चुकी है, कुछ हो चुका है। तो दोस्त मैं ऐसा बोलता हूं आपको कि कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको देखकर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। क्या? प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है फ्यूचर में। चिंटू और चिंकी को बाइक पर देखा तुमने और देखा कि इनके बीच में कुछ होने वाला है, शायद शादी हो सकती है। और कुछ एक्टिविटीज को देखकर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि क्या हो रहा है करंट में। जैसे कि करवा चौथ वाला व्रत, करवा चौथ का व्रत रखा है, मतलब इनके ऊपर मोहर लग गई है, सेटिंग पक्की है। और कुछ एक्टिविटीज जैसे कि आपने वो देखा बच्चा,
बच्चा देख के आपको पता लग गया कि पास्ट में कुछ हो चुका है, मतलब बेबी देखकर आपको पता लगा कि पास्ट में इनकी शादी हो चुकी है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनको देखकर आप आइडिया यानी प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, या अभी क्या चल रहा है, या पास्ट में क्या हो चुका है। ठीक है, ऐसी सभी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो दोस्त, इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे कोर्स के हिसाब से ये इकोनॉमिक इंडिकेटर 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो फ्यूचर के बारे में बताए। याद रखना है तो चिंटू चिंकी की बाइक वाली कहानी। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। ये होता है ऐसे इंडिकेटर जो पास्ट के बारे में बताए। याद रखना है तो चिंटू चिंटी का बच्चा, बेबी, किनकी शादी हो चुकी है। एक होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर, इसको कॉन्करेंट इंडिकेटर भी बोलते हो। ये बताते हैं अभी करंट में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। याद रखना है तो करवा चौथ का व्रत जो इन्होंने रखा था। कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको देखकर तुम आइडिया लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, या क्या हो चुका है। ठीक है, तो एक प्रेडिक्शन देते हो। लेकिन कभी कभी तुम 100% सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाते कि सच में ही ऐसा है या नहीं है। ठीक है, मतलब अगर चिंटू चिंकी के हाथ में तुम बच्चा देख रहे हो सकता है उनके भाई का हो, बहन का हो, उसको घुमा रहे हो। ठीक है, हो सकता है ना। तो हमेशा ये अंदाजे सही नहीं होते, लेकिन अंदाजे लगा तो सकते हो। ठीक है, लगा तो सकते हो। तो दोस्तों, इन सब को बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, तो भाई हमारे पास कुछ ऐसे डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं जो बता देते हैं कि डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि कौन सा फेज चल रहा है। एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, पीक है, ट्रफ है, ये। ठीक है, तो जो बता देंगे उनको बोलेंगे इंडिकेटर। वैसे तो बोलते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ये बहुत मुश्किल है कि पीक और ट्रफ, भाई पीक आ गया या नहीं आ गया ये पता लगाना इज वेरी डिफिकल्ट। ट्रफ लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गए नहीं पहुंच गए ये पता लगाना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ये कुछ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को चेक करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस देखकर वो बताते हैं और मेजर कर लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है। तो इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज मतलब कुछ इंडिकेटर्स की एक्टिविटीज को चेक करते हैं और मेजर कर लेते हैं द बिजनेस साइकिल एंड टू प्रेडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स। मतलब हेडेड टुवर्ड्स, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। हेडेड टुवर्ड्स मतलब इकोनॉमी किस तरफ सर है इकोनॉमी का। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। वेदांत सिंह भारद्वाज बोल रहे हैं सर वॉज फॉर श्योर अ बैक बेंचर। आपको एक बात बताऊं, जहां क्लास टीचर का डेस्क होता है ना उसके सामने मेरा डेस्क होता था। कोई बच्चा उस डेस्क पे बैठता नहीं था, मैं 5 मिनट भी लेट हूं ना उसी डेस्क पे बैठता था। सबसे आगे बैठने वाला बच्चा था मैं। सीटों में लड़ाइयां होती थी, मैं यहां बैठूंगा, मैं वहां बैठूंगा, मेरी सीट पे लड़ाई नहीं होती थी। हाँ, जागृति सिर्फ आपके लिए बनाया तरीका ये, खैर आपके कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका अलग है। तो ये इंडिकेटर 3 हो गए। एक एक करके इंडिकेटर्स को बढ़ते हैं। पहला लीडिंग इंडिकेटर जो फ्यूचर के बारे में बताता है, इसको देख लेते हैं भैया। ठीक है, कहता है लीडिंग इंडिकेटर जो फ्यूचर के बारे में बताएगा। तो लीडिंग इंडिकेटर इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर। ये मेजरेबल मतलब इसको देखकर हम मेजर कर सकते हैं कि चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। कहता है चिंटू और चिंकी की शादी हो उससे पहले हम चिंटू और चिंकी को बाइक पे देख लेंगे और ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि अब कौन सा ट्रेंड होने वाला है। भाई चिंटू चिंकी को बाइक पे देखा और हमने पता लगा लिया कि अब इकोनॉमी के अंदर क्या फॉलो होगा, क्या चीज फॉलो करेंगे, क्या ट्रेंड चलने वाला है, इनकी शादी होने वाली नहीं होने वाली, राइट। और अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो दोज वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज। कहता है अब इको पे आ रहा हूं, चिंटी चिंकी पे नहीं आ रहा। ऐसे आइटम्स जो जीडीपी के बदलने से पहले बदल जाते हैं।
आउटपुट के बदलने से पहले बदल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। तुम बोलोगे ऐसा क्या होता है कि लोगों को पता लग जाता है कि इस देश का जीडीपी बदलने वाला है। ठीक है, एक लाइन और लिखी है, लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ्टन चेंज प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ी फ्लक्चुएशन एडजस्टमेंट आने वाली होती है, उससे पहले लीडिंग इंडिकेटर बदल जाते हैं। कुल मिला के अब समझो, लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो अभी बदलकर यह बता देते हैं फ्यूचर में होने क्या वाला है, फ्यूचर में होने क्या वाला है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स पेपर में आते हैं। ये एग्जांपल है दोस्त, पेपर में एग्जांपल लिखा आएगा और आपसे पूछेगा कौन सा इंडिकेटर है। ये पेपर में क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मैं पहला आपको बताऊं, जो मुझे अच्छा लग रहा है, ये वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स। अब काफी सारे दुकान वाले हैं, दुकान वालों के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आने लगे हैं। कहते हैं वॉशिंग मशीन खरीदनी है, टीवी खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है, तो सबके पास ऑर्डर आ रहे हैं। और इकोनॉमिस्ट मेरे जैसा बंदा डेटा देखेगा इकोनॉमी के अंदर कि इन चीजों के ऑर्डर बढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड्स एक्सपेंशन, हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट, एक जगह पर बहुत सारे प्लांट खुले जा रहे हैं। गुड़गांव के अंदर दे दनादन फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज खुली जा रही हैं, तो पता लग गया गुड़गांव ग्रो करेगा, कर रहा है ग्रो। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों एक साथ था। बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउस, अब प्राइवेट हाउस बनाने के परमिट भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउस, जैसे कि मान लो एक जगह सरकारी कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी सरकारी कॉलोनी होती है। ठीक है, वहां पर तुम उसके आसपास तुम्हें प्राइवेट घर बनाना अलाउड कर दिया, तो इससे पता लग जाएगा भाई यहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने वाली है। यहां पर घर बनाने अलाउड है, तो मतलब अब यहां दुकानें भी बनेंगी, दुकानें भी बनेंगी तो माल भी बिकेगा, ऐसा कुछ। या फिर किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ जाएं, स्टॉक प्राइस बढ़ गए तो इसका मतलब ये कंपनी पक्का अच्छा परफॉर्म करेगी। अब पेटीएम के स्टॉक प्राइस गिर गए, मतलब ये बर्बाद होने की तरफ है, समझ रहे हो। लेकिन जब पेटीएम के स्टॉक प्राइस बीच में बढ़ रहे हैं तो आइडिया लगता है हाँ कुछ अच्छा होने वाला है पेटीएम के साथ, तो ऐसा वाला होता है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन दोनों अलग चीज है। जो आपको एक साल के एंड में होता है वो होता है प्रॉफिट, और जो सामान बेचने पे आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है वो होता है प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी को मस्त प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लगेगा ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, तो इन चीजों को देखकर आप फ्यूचर का बारे में बताते हो। इंडेक्स, इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस, सच एज हाउसिंग, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस। कहता है हाउस, इंटरेस्ट रेट और प्राइस, इन तीनों को देखकर आइडिया लगा सकते हो आप भविष्य में होने क्या वाला है। ठीक है, हाउस इंडेक्स का मतलब बहुत सारे घर बनना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है। लोन ले लिया है, मनी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है ना, तभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं बैंक वाले। भाई सब लोग लोन लेने में लगे हुए हैं, दर 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 दर, तो तुम सोचोगे हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लोगों ने लोन ले लिया है, तो मतलब अब कुछ बढ़िया होगा। लोन लिया है तो उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं यूज करेंगे। चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपको यहां से आइडिया हो जाना चाहिए माल महंगा हो रहा है या माल सस्ता हो रहा है। प्राइस से आइडिया हो जाना चाहिए। जब माल महंगा होगा ना, मुझे आइडिया हो जाएगा भाई थोड़े दिनों तक महंगा रहेगा, फिर इसकी डिमांड गिरी जाएगी क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा बहुत महंगा हो गया। तो पैटर्न तुम समझ जाओगे कि होने क्या वाला है फ्यूचर में। बोलता है फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोवर डिलीवरीज। अगर कुछ कंपनीज जो डिलीवर करती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तुमने ऑर्डर किया, उसमें लिखा होता 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन 3 दिन में हो रही है, 5 दिन में हो रही है, 7 दिन में हो रही है। तुम क्या आइडिया लगाओगे? चलो तुम्हारी इकोनॉमिक्स देखता हूं। स्लो डिलीवरी हो रही है, तुम क्या आइडिया लगाओगे बताओ? मैं पता क्या आइडिया लगाऊंगा? स्लोवर डिलीवरी हो रही है, मुझे पता लग जाएगा इसका मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास मोटा काम है, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इसके शेयर खरीद लूंगा मैं। ऐसे ही करूंगा। जब पता लग जाएगा स्लोवर डिलीवरी कर रहे हैं तो मोटा पैसा कमाने वाले हैं, मोटा पैसा कमाएंगे तो हो जाएगा फ्यूचर में हाई डिमांड। तो इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मनी ग्रोथ रेट, भाई ये बहुत सारे इंडेक्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं, हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिखाए जाते हैं। इंडेक्स नंबर मैथ्स के अंदर चैप्टर है तुम्हारा, है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अगर दिख रहा है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है या फिर मनी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है तो कुछ अच्छा होने वाला है, तुम बस यही आइडिया लगा सकते हो। बस कोई बात नहीं है। तो वो चीजें हैं जो फ्यूचर के बारे में बताएंगे। अब मैं बता रहा हूं वो चीजें जो लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर वो होता है जो पास्ट के बारे में बताता है। मतलब बच्चा पैदा हो गया तो इसका मतलब तुम्हारी शादी हो गई थी, जो बताएगा थी क्या हो गया।
जो इवेंट होने के बाद, मतलब ऐसी चीज जो बता देंगे कि कुछ तो हो चुका है, उसके बारे में बताएंगे। तो भाई लैगिंग इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करते हैं इकोनॉमी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है। चेंजेस इन दीज इंडिकेटर्स, अगर इन आइटम्स में चेंज आए तो दीज आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर इकोनॉमिक ट्रेंड। जब कोई ट्रेंड या पैटर्न हो जाता है, ऑलरेडी हो जाता है, तब इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो ये वो वेरिएबल्स हैं, या वो इंडिकेटर है, या वो आइटम है, या वो चीजें हैं दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंज। जब देश में जीडीपी बदल जाता है, आउटपुट बदल जाता है, ये उसके बाद बदलते हैं, तब के इवेंट है। एग्जांपल बेरोजगारी। बेरोजगारी, भाई लोग बेरोजगार हो गए, इसका मतलब क्या है? लोग बेरोजगार हो गए, इसका मतलब यह है कि भाई साहब देश के हालात खराब थे। मैं बेरोजगारी से बहुत सारे आइडिया लगा सकता हूं। अभी अगर बेरोजगारी चल रही है ना, इसका मतलब कंपनीज अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं। जब प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं तभी तो बेरोजगारी हुई है। कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी को अभी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि कंपनी ने मस्त परफॉर्म किया था। ठीक है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज लेबर कॉस्ट मान लो। लेबर कॉस्ट अगर अभी बहुत ज्यादा है तो मुझे पता लग जाएगा कि यार लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो पीछे के टाइम के अंदर लेबर का प्रोडक्शन नहीं हुआ, यानी लेबर ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्ट रेट के बारे में मुझे पता लग जाएगा, अभी अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पहले लोग लोन ले चुके हैं। देखो जी, आप बोलोगे सर, यही तुम्हारा डाउट कर देता हूं सर, इंटरेस्ट रेट तो आपने हमें लीडिंग इंडिकेटर में पढ़ाया था, ये रहा इंटरेस्ट रेट। हां भाई, दोनों में है। अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो तुम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, लोगों ने कुछ अच्छा करना है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा क्यों हुई है? इसके दो रिजल्ट हैं। इंटरेस्ट रेट ज्यादा इसलिए हुई है क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। क्या है? लैगिंग इंडिकेटर। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से यह पता लग गया कि लोग लोन ले चुके हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इससे तुम फ्यूचर के बारे में भी कुछ पता कर सकते हो। हाँ भैया, ये ज्यादा है क्योंकि लोगों ने लोन ले लिया था, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, बढ़िया पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ बिजनेस नए नए चालू होने वाले हैं। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका मतलब ये जो सामान कंज्यूमर खरीदते हैं वो उसमें बदलाव हो चुका है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आ गई ना, तो तुम बोलोगे कि जो सामान कंज्यूमर नॉर्मली खरीदता है वो महंगा हो चुका है। कमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटीज, कमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कॉमर्स जैसे कामों के लिए, बिजनेस जैसे कामों के लिए लैंडिंग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना। अगर वो बढ़िया चल रही हैं तो भाई पहले भी बढ़िया ही था। मतलब ये तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये सब इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर क्यों है, ये नहीं पूछेगा। तुम्हें एग्जाम्पल मिलेगा और तुमसे पूछेगा ये लैगिंग है या लीडिंग है। इंटरेस्ट रेट जब मिलेगा आपको तो उसमें दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं और बोथ वाला मिलेगा। बच्चा बोलेगा सर ये पूछा है इंटरेस्ट रेट कौन सा है, लैगिंग है, लीडिंग है, कॉन्करेंट है या नन ऑफ द अबव। यार वो तो लैगिंग भी और लीडिंग भी है, ऐसा पेपर बनाने ही नहीं देगा आईसीआई वाला, समझ रहे हो? ऐसा ये दोनों बोल दिए तो बोथ वाला ऑप्शन मिलेगा ही आपको, बोथ ए एंड बी, समझे? तो मैंने बोला 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं राज्य। एक बताएगा फ्यूचर को, लीडिंग इंडिकेटर। एक बताएगा पास्ट में क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो पास्ट में शादी हो गई होगी, लैगिंग इंडिकेटर। एक बताएगा करवा चौथ का व्रत चल रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, करंटली क्या चल रहा है, दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर। अभी प्रेजेंट के हालचाल जो बताएगा वो। यहां पर एक लाइन लिखी है, इसको स्टार करता हूं, पेपर के आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 स्टार कर दिया इसको मैंने। लाइन क्या है देखो, बोलता है इफ लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल। ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्ट। अगर लीडिंग इंडिकेटर यह बताता है कि बिजनेस साइकिल में क्या स्टार्ट होने वाला है, भाई लीडिंग इंडिकेटर है, फ्यूचर के बारे में बताएगा, मतलब क्या स्टार्ट होने वाला है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, क्या ये बताएगा। तो लैगिंग इंडिकेटर वो है जो कंफर्म करेगा कि क्या हुआ था। लीडिंग इंडिकेटर बताएगा कि क्या होने वाला है, लैगिंग वो होता है जो बताएगा क्या हो चुका है, कंफर्म कर देगा उस चीज को, यस ये हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं को इंसिडेंट यानी कॉन्करेंट इंडिकेटर के बारे में, जो हैंड टू हैंड चीजों को बताएगा। तो ये इंडिकेटर वो कॉन्करेंट इंडिकेटर भी कहलाते हैं। ठीक है। इसको ये वो इंडिकेटर है जो
कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड का मतलब होता है साथ के साथ चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के। ये ऑकर करते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब भी टुगेदर होता है, एक्टिविटी के साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो दीज आर द इंडिकेटर्स विच कोइंसाइड और ऑकर साइमल्टेनियसली विद बिजनेस साइकिल मूवमेंट। जैसे जैसे बिजनेस साइकिल में मूवमेंट होगा ये उसके साथ साथ चलते रहेंगे। सेटिंग चल रही है, साथ साथ व्रत हो रहे हैं। सिंस दे कोइंसाइड फेयरली क्लोजली विद चेंजेस इन द साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। कहता है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत क्लोजली साथ साथ चलते हैं, कोइंसाइड करते हैं बहुत क्लोजली, तो ये इकोनॉमी की करंट पोजीशन बताते हैं, करंट स्टेट क्या चल रही है। ठीक है, अभी मैं बहुत उदास हूं तो मतलब मैं दुखी हूं, अभी मैं बहुत उछल रहा हूं तो मतलब मैं बहुत सुखी हूं, ऐसी चीजें। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके एग्जांपल क्या है। अगर एक देश का जीडीपी ज्यादा है मतलब इकोनॉमी बढ़िया है। एक देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो इकोनॉमी बढ़िया है। एक देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उससे पता लग जाएगा कि ये अगर एक रेंज के अंदर है, लिमिट में है, मान लो 4 से 6% है तो इकोनॉमी बढ़िया है। 6% क्रॉस कर चुकी है इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी घटिया है। वो इन्फ्लेशन कैसे एक देश की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है ये मुझे पढ़ाना है चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाऊंगा, 6 में भी और 8 में भी। 7 में है मेनली गवर्नमेंट बजट में। पर्सनल इनकम से पता लगा सकते हो, लोगों की इनकम है। सेल से पता लगा सकते हो, रिटेल सेल मतलब छोटा छोटा से 1 किलो 2 किलो माल बिक रहा है। फाइनेंशियल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के ट्रेंड से पता लगा सकते हो, स्टॉक मार्केट के प्राइस से पता लगा सकते हो। अब तुम बोलोगे एक होता है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस का मतलब होता है किसी एक कंपनी का शेयर। एक होता है स्टॉक मार्केट प्राइस, इसका मतलब होता है पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस। तो पूरी मार्केट, जैसे कि आज के टाइम में इंडिया में स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो मतलब सब अच्छा चल रहा है, समझे। और जो लीडिंग इंडिकेटर है उसमें स्टॉक प्राइस लिखा है, जो कॉन्करेंट इंडिकेटर है इसमें स्टॉक मार्केट प्राइस लिखा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। तो दीज इंडिकेटर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज of the expansion contraction of an economy more or less at the same point of time it happens। कहता है ये सब इंडिकेटर्स थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड करते हैं कि एक्सपेंशन चल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, कम या ज्यादा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, कभी कभी ऐसा बता देते हैं। लेकिन सच बताऊं ये सिर्फ बकलोली हैं जो तुमने पढ़ी हैं। देखो दोस्त, बिजनेस साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है ये सब बकलोली है, इससे आइडिया लगते हैं। सत्य कथा कोई नहीं बता सकता, बड़ा मुश्किल है बताना। ठीक है, बड़ा मुश्किल है बताना। तो इसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, जो भी आपने भी पढ़ा है, क्विज आ जाएगी। लो जी, बोलता है एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, किसका, कोइंसिडेंट इंडिकेटर का। कोइंसिडेंट इंडिकेटर वो होते हैं जो प्रेजेंट करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बताते हैं। तो ऐसा कौन सा आइटम है जो करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी नहीं बताएगा, इसके लिए एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। और मैंने आपको एग्जांपल इसके लिए टाइम भी दे दिया 30 सेकंड्स का, आप खुद देखोगे और बताओगे। अभी आपके सामने लिखे थे, कौन सा नहीं है। मैं पूरा टाइम छोड़ रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसका आंसर दो। जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल सब कॉन्करेंट है। न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हमारा लीडिंग है। नए नए ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब नया धंधा स्टार्ट होने वाले, देश में स्टार्टअप होने वाले हैं, कुछ बढ़िया होने वाला है। लीडिंग इंडिकेटर है ये डी वाला। दिव्यांश और मानसी शर्मा ने जल्दी आंसर दिया। अगले पे आओ भाई साहब। ऐसा कौन सा इकोनॉमिस्ट है जो इनोवेशन के बारे में बोलता है, बस ये मुझे 90% ज्यादा आंसर चाहिए। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इकोनॉमिस्ट है जो बोलता है कि बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल स्टार्ट होती है इनोवेशन की वजह से। तुम बिल्कुल सही आंसर दोगे, बताता हूं अरमान मुंजाल, टेंशन मत लो। अभी तुम्हारे लिए इस चैप्टर को आसान भी कर दूंगा, बेफिक्र रहो, बहुत आसान कर दूंगा अभी।
दोस्तों जहां जहां इनोवेशन वहां वहां शुम्पीटर, स्कम्पीटर मत बोलना, शुम्पीटर नाम है इसका। जोसेफ, प्रोफेसर जोसेफ शुम्पीटर नाम है। करण, दिव्यांश, प्रिंस, मयंक। करण इज बैक। ओके, इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं? मॉड्यूल का क्वेश्चन है भाई। यहां पर आपको मैं 1 मिनट दे देता हूं, बताओ जी, चारों चीजें आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक इंडिकेटर वन स्ट्रोक सॉल्यूशन है कि कौन सा फेज चल रहा है इकोनॉमी में, उसके बारे में सीधा सॉल्यूशन दे देंगे? नहीं, बी, सी और डी में से एक सही आंसर है। क्या होते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर? देखो जी, अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो इकोनॉमी का मूवमेंट शो करते हैं। शो करने वाले तो कॉन्करेंट हो गए कि अभी क्या चल रहा है वो शो कर रहे हैं। शो नहीं करते, ये प्रेडिक्ट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। प्रेडिक्शन, तुम सोचते हो सिर्फ फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन होती है? नहीं नहीं, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी अंदाजा है, पास्ट में क्या हुआ था उसका भी अंदाजा ही है। समझ रहे हो? 100% कंफर्मेशन नहीं है। तो इकोनॉमी किस डायरेक्शन में थी, उसका क्या डायरेक्शन में होने वाली है, क्या चल रही है, उसकी प्रेडिक्शन करवाते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बच्चा ध्यान रखेगा। भैया दिव्यांश और प्रिंस टॉप पे हैं यहां पर। कहता है विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, इसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? पहली बात तो टर्निंग पॉइंट को प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। देखो भैया, ये लाइन भी लिखी थी आपके लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम किस चीज का यूज करते हैं? कुछ चीजों का यूज करते हैं। वो चीज है 3 इंडिकेटर। तो ये तीनों इंडिकेटर, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, इन तीनों का यूज कर लेते हैं। तुम आंसर दो, उससे पहले मैंने दे दिया, तुमसे नहीं पूछा। हाँ जी भाई बताओ, केन्स भाई साहब के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन किस रीजन की वजह से आती है? आंसर ए और बी में से देना है, ये दोनों गलत हैं। 30 सेकेंड्स भी दूंगा मैं आपको। यार देखो दोस्त, पोल कराने से है ना, कुछ बच्चों के पास डिले होता है पोल का। मैं बताता हूं क्यों होता है। क्योंकि जब मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं ना, तो जो ये लाइव है ना, तुम्हारे पास 10 सेकंड लेट पहुंचता है। क्या 10 सेकंड लेट पहुंचता है? तो जब मैं यहां से पोल का बटन दबाता हूं, तो तुम्हारे पास हो सकता है कि वो 10 सेकंड 5 सेकंड कुछ लेट पहुंच रहा होगा। प्रीति, पहुंच रहा होगा। इस चीज में कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत मत मानो यार। मेरा ये रहता है कि भाई जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें, इस पर रुक जाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी, इसको जल्दी से करा के आगे बढ़ो कंटेंट पे। तो ये बोलता है फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड या डिमांड एक ही बात है। कहता है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। इसमें चेंजेस आएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी चेंजेस आएंगे। केन्स भाई साहब ने बोला भैया देश की टोटल डिमांड को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसको मैं चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाऊंगा, ये उसका टॉपिक है वैसे। ठीक है, प्रिंस और अल्पोन चक्रवर्ती। चलो जी, बिजनेस साइकिल का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? 30 सेकंड है तुम्हारे पास। चलो मैं, देखो पोल बिल्कुल सही जाएगा तुम्हारे पास। अब मैं कुछ देर रुक जाता हूं, पोल देखते हैं कितना सही जाएगा ये वाला। हाँ आरामी का बिल्कुल है ना, रुक गया।
मैं रुक गया यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए, अब चलाता हूं पोल को, शायद अब आपके पास सही पहुंचे। सही टाइम पे पहुंच गया। लेकिन ऐसे अगर मैं 40 क्वेश्चन कराना चाहूं आपको तो क्वेश्चन ही कराता रहूंगा। अच्छा, आनंद यादव, ओके। और लैपटॉप पे जो क्लास दिख रहा है उसके पास नहीं आएगा। काफी बच्चों के पास आ गया, काफी बच्चों के पास नहीं आया। अच्छा जी। लोवेस्ट पॉइंट बिजनेस साइकिल का ट्रफ होता है, इसकी जगह डिप्रेशन भी लिखा होता तो आप उसको भी ठीक करते। ज्यादातर बच्चे सही है, प्रिंस और अल्पन चक्रवर्ती। भाई लीडर बोर्ड मुझे लग रहा है कि बदल गया होगा। लीडिंग इंडिकेटर के ऊपर क्वेश्चन है। लीडिंग इंडिकेटर इज डैश, तो इट इज अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव अलोंग विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ बदलते हैं वो होते हैं कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर, ठीक है। अ वेरिएबल दैट मूव इन एडवांस, जो पहले ही मूव हो जाए और बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी बदले, ये होते हैं लीडिंग। ये पहले बदल के, पहले चेंज होके बताते हैं फ्यूचर में होने क्या वाला है। तो दीज आर द लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है। ये ठीक है। इसका अगला कहता है अ वेरिएबल दैट टेंड टू मूव लेटर देन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है एक ऐसा वेरिएबल जो पहले मूव हो जाएगा, दैट टेंड टू मूव लेटर देन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेटर देन मतलब जीडीपी बढ़ गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज हो गया, इसके बाद यानी इसके लेटर एक वेरिएबल बदलेगा, इसको क्या बोलते हैं? ये बदलेगा तो पास्ट की परफॉर्मेंस को दिखाएगा। यानी मान लो शादी हो गई, फिर बच्चा है, तो बच्चा देखकर तुम्हें पता लगेगा शादी हो गई, तो ये कौन सा होगा? ये होगा लैगिंग वेरिएबल। ठीक है जी। लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 4 ऑप्शन है और साथ साथ तुम्हें 1 मिनट भी दूंगा, 1 मिनट भी दूंगा, प्यार से इसको सॉल्व कर लो, पूरा 1 मिनट चलेगा पोल। भाई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो ये फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या क्या फ्लक्चुएशन आने वाली है, या फिर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या फिर जीडीपी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये बी वाला इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चे सही है यहां पर, दिव्यांश और तन्मय, ठीक है। ये स्पेसिफाई नहीं करता यार कि इको की पॉलिसी या सिर्फ स्टॉक प्राइस ही, ओ माय गॉड, है ना। ये स्पेसिफाई नहीं करता कि रिसेशन है या डिप्रेशन है। ये लीडिंग इंडिकेटर तो फोरकास्ट ही कर रहे हैं। फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बताना। देखो दोस्त, प्रेडिक्शन का मतलब होता है अंदाजा। आप इंग्लिश सीखो पहले, इसका मतलब होता है अंदाजा। इंडिकेटर्स आपको प्रेडिक्शन देते हैं, पास्ट की भी, करंट की भी, फ्यूचर की भी। लेकिन जब मैं वर्ड यूज करूं फोरकास्ट, तो इसका मतलब फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं
फ्यूचर का तो ये रहा, लीडिंग इंडिकेटर पूछा था, बी वाला हो गया ना सही। हाँ ठीक है जी। कहता है पीक और ट्रफ इन दोनों को एक साथ मिलाएं, यानी कलेक्टिवली इन दोनों को क्या बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको देता हूं टाइम 45 सेकंड्स का। मस्त पोल करो, ठीक है। आप प्रिया साहनी सिर्फ स्टॉक प्राइस के इंडिकेटर्स नहीं ना, ओवरऑल सारे इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन पूछा था, स्पेसिफाई नहीं किया। नहीं भाई नहीं, अभी बंद नहीं करूंगा, अभी चलेगी क्लास। आज की क्लास में चैप्टर खत्म होगा। जिसको बंद करना है स्विच ऑफ कर दो अपने इंस्ट्रूमेंट को। वेरी गुड आयुषी। यार ये पॉइंट ट्रफ है, ये पॉइंट पीक है, यहां से इकोनॉमी टर्न करती है, टर्निंग पॉइंट्स हैं ये। बी वाला राइट आंसर है। श्वेता पाल, आकाश, प्राची, आनंद, रिया, खुशी, सौम्या, दीपक, अनिकेत, रितिका, सोहम दास। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बी वाले को ठीक कर देते हैं और देखते हैं कितने बच्चों ने इसका जवाब बढ़िया से दिया है। वाह जी वाह, ज्यादातर बच्चे। करण इज बैक, करण प्रिंस, अक्षत, योगेश। चलो लीडर बोर्ड देखेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं हॉटरे की तरफ से। द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। कहता है अगर एक देश में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई होता क्या है तो मनी मार्केट चैप्टर नंबर 8 में बताऊंगा, लेकिन समझो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा आ गया लोगों के पास। मनी सप्लाई इंक्रीज करने का मतलब ये होता है। तो लोगों का खर्चा बढ़ गया, यानी लोगों की खर्चा बढ़ गया, यानी डिमांड बढ़ चुकी है। जब डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री वालों को पता लगेगा लोग सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, तो वो आउटपुट भी इंक्रीज कर देते हैं। आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो नौकरियां भी ज्यादा बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट। ओवरऑल जीडीपी बढ़ रहा है, यानी ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने का इन सब में एक क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देखो। यहां लिखा है एग्रीगेट डिमांड राइज, बिल्कुल ठीक है। एग्रीगेट डिमांड फॉल नहीं होगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड राइज, ये भी ठीक है। एग्रीगेट डिमांड फॉल, ये भी नहीं होगी। तो अब बचता है ए या सी, दोनों में से सही आंसर क्या है। तो आपको देखना है मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से लोगों के पास ज्यादा पैसा है, यहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। देखो भैया, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ऑलरेडी बहुत सारी लोन की सप्लाई हो रखी है मान लो, या लोगों के पास ज्यादा पैसा है, इसको ही बोलते हैं मनी सप्लाई ज्यादा। तो बैंक से अब लोन की डिमांड लोग कम करेंगे। मनी सप्लाई ज्यादा है तो बैंक से अब लोगों को लोन कम चाहिए होगा, तो बैंक अपना लोन देने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। बैंक कहते हैं यार सस्ते रेट में ले ले यार, ले ले बस तू लोन, तभी तो बैंकों की कमाई होगी। तो इंटरेस्ट रेट राइज नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। क्या होगा? फॉल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने कराया था, क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे और आंसर भी आप दोगे। लास्ट क्लास में कराया था इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ माधव माहेश्वरी, टॉपिक बचा हुआ है, मैं कराऊंगा उसको भाई। हाँ तो प्रवेश तब और बढ़ाया तो फिर मनी सप्लाई के और बढ़ने से फिर और इंटरेस्ट रेट कम होती है। एंड ऑफ पेसिमिज्म, निराशा के दिन खत्म हुए, ऑप्टिमिज्म स्टार्ट हुआ, रिकवरी। इट इज कॉल्ड रिकवरी। रिकवरी कोई फेज नहीं है, फिर भी इसने फेज वर्ड यूज किया हुआ गंदों ने, और इसको ही सही मानते हैं, तो इसको ही सही तुम भी कर देना।
कर दिया तो कर दिया भाई, करण और अल्पन चक्रवर्ती। ठीक है जी, चलो जी उस्ताद, अभी तक टॉप पे कौन चल रहा है वो बता देता हूं, एक बार देख लेते हैं लीडरशिप और लीडर बोर्ड। टॉप पे कौन चल रहा है? आयुषी आ गई है टॉप पे, ओहो। फिर तान्या, स्मृति, दीपिका, रजनी, आयुष, नरुतो, शिवानी, आकाश और प्रभजोत। देख लो किस हिसाब से मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, एक आधे बच्चे ऊपर बने हुए हैं, लेकिन ये अब भी बदल सकता है। अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं कि ये शफल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है दोस्त, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, बस आपसे मैं एक सलाह ले रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम है, ये स्टार्ट करा दूं या फिर एक थ्योरी का चैप्टर हो जाए। थ्योरी मतलब लगातार कहानी सुनानी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर 10 है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊं दोस्तों? लाइव चैट कमेंट सेक्शन में मत बताना, आप पोल में बताना। अगर आपने थम्स अप किया तो मैं सोचूंगा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराऊं, अगर आपने थम्स डाउन किया तो मैं समझूंगा चैप्टर नंबर 10 कराऊं। तो यहां थम्स अप थम्स डाउन होंगे वोट टाइप पे। वोट तुमसे 1 मिनट की ले रहा हूं, ये तुम्हें थोड़ा सा चिंटू चिंटी या मुन्ना मुन्नी ब्रेक भी हो गया। अनिकेत भाई मैंने देख लिया। उस्ताद यहां तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, देखते हैं। ठीक है, करते हैं डिसाइड फिर इसको। मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहता हूं दोस्त, देखो बहुत छोटा टॉपिक बचा हुआ है, बिजनेस साइकिल में जो भी फेज चल रहा है, किसी देश में एक्सपेंशन चल रहा है, इंडिया में एक्सपेंशन चल रहा है, किसी देश में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो देशों में चलते हैं, इनके रीजन क्या होते हैं? क्या रीजन होते हैं? हर देश में अलग रीजन होता है, हर देश में अलग रीजन होता है। कुछ रीजन उस कंट्री के अपने होते हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। जैसे यूक्रेन की बात करो, यूक्रेन में तो कॉन्ट्रैक्शन 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 चल रहा है। किस वजह से चल रहा है? वॉर की वजह से। वो वॉर यूक्रेन ने खुद किया, क्या किया? उसके कंट्रोल में था? नहीं था। समझे? तो डिपेंड करता है कि रीजन क्या है। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो बिजनेस साइकिल के जो कॉजेस हैं, क्या फेज चल रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो कॉजेस हैं उसके, एक होते हैं देश के अपने रीजन, इसे बोलते हैं एंडोजीनियस फैक्टर्स। एंडो मतलब अंदर, एंडोजीनियस फैक्टर्स। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल रीजन, इसे बोलते हैं एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस का मतलब बाहर के फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अंदर और बाहर के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन भी तुम्हें करा देता हूं हैंड टू हैंड। तुम भी बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ही, अभी करा दिया आपने क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, ये रहा क्वेश्चन। बिजनेस साइकिल मे ऑकर बिकॉज ऑफ
ड्यू टू, क्या रीजन है बिजनेस साइकिल के पीछे, कौन सा रीजन है? हाँ, 30 सेकंड्स दूंगा आपको मैं यहां पर इसका आंसर देने के लिए। क्या अपने कुछ एक्सोजीनियस रीजन है या एंडोजीनियस है या दोनों है? बिजनेस साइकिल में कौन सा फेज चल रहा है बताओ जरा, एंटो एक्सो बताओ। आदित्य यादव भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, जो अब इस चैप्टर के बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी वो एक अलग ही लेवल की इकोनॉमिक्स होगी। अगर किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, उसका बैकलॉग है, वो आने वाली क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करे। वो बहुत धाकड़ लेवल की इकोनॉमिक्स होगी और हम बहुत ही मैं बोल रहा हूं आपको जीरो से कराऊंगा उन चीजों को, क्योंकि बड़ी इकोनॉमिक्स अब स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तो तुम लप्पू पे थे, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, बिजनेस साइकिल के दोनों रीजन होते हैं, एक देश के अपने अंदर के रीजन और बाहर के। वो रीजन कौन कौन से होते हैं वो मुझे बताने हैं आपको। देखो जी, इन सभी, सबसे जल्दी करण और प्रीत रावल, वेरी गुड। इन सभी रीजंस को आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना, एक बार मॉड्यूल से बस लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन डिस्कस करता हूं कि ये रीजन कौन कौन से होते हैं। देखो जी, एक देश के इंटरनल रीजन, फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड मतलब देश की टोटल डिमांड है। ये रीजन कीन्स ने दिया था, मैंने आपको पहले बता दिया। कीन्स कहते हैं एक देश में अगर सामान की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो डिमांड के बढ़ने से कंपनी वाले आउटपुट भी ज्यादा बनाएंगे, और आउटपुट बनाएंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, है ना, तो देश में एक्सपेंशन चलेगा। और अगर डिमांड नहीं है तो सब बर्बाद होगा। तो ये भी एक रीजन है, देश के लोगों का रीजन है। दूसरा, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब नए नए बिजनेस खुल रहे हैं। नए नए बिजनेस खुल रहे हैं तो नए नए लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो देश के लिए अच्छा हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो वो जगह बर्बाद हो रही है, ठीक है जी। कहता है गवर्नमेंट के खर्चे में, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। अगर सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है तो सरकार भाई पैसा कहां खर्च करती है? डेवलपमेंट वर्क्स में। तो सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया तो देश की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। देश की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, देखो देश के अंदर दो पॉलिसी बनाई जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, एक हमारे देश की सरकार बनाती है, उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे और मॉनेटरी पॉलिसी को आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। वहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। माधव एक बार टेंशन मतलब मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी देश खुद बना रहा है, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, तो वो इंटरनल बदलाव है। आपको इनको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। देश में मनी सप्लाई बदलेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बदलेगा। लोगों के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब मेंटली लोग कैसे हैं, पेसिमिस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है। अगर एक देश में लोग ऑप्टिमिस्ट है, जैसे कि बताऊं इंडिया में लोग दिवाली पे बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं। दिवाली पे नया टीवी लाना है, दिवाली पे नई कार लेनी है, दिवाली पे बाइक लेनी है, दिवाली पे बहुत चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, लोग ऑप्टिमिस्ट होते हैं, समझे। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लोगों के, ऑप्टिमिस्ट हैं तो डिमांड बढ़ रही है, देश में प्रोडक्शन भी होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, इस वजह से। चलो जी, अब जो एक्सटर्नल रीजंस हैं ये एक्सोजीनियस फैक्टर्स होते हैं, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और इससे देश में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। वॉर चल रहा है यूक्रेन का, बर्बादी हो गई। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये सुनो क्या होती है। अगर एक देश वॉर की वजह से बर्बाद हो चुका है ना, बर्बाद हो चुका है, तो वॉर के बाद यहां पर रिकंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होती है। क्यों? मतलब स्पीड अगर परसेंटेज में चेक करें तो बहुत फास्ट होती है। मान लो यार ये देश के पास वॉर ने जीरो कर दिया सब कुछ, तो अब अगर ये 1 हुआ, फिर 1 से 2 हुई यहां पर, तो 1 से 2 हुई तो कहने के डबल इंक्रीज हो गया। 2 से 4 हुआ तो इसका भी डबल इंक्रीज हो गया। बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होता है। लेकिन दोस्त ये जीरो कहां से हुआ? ये 4 लाख बिल्डिंगों से जीरो हुआ। मान लो 4 लाख बिल्डिंगें एक बार में खत्म हो गई, फिर बनेंगी तो उसकी परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ज्यादा मानी जाती है। अगर किसी देश में टेक्नोलॉजी शॉक हो गया, मतलब उस देश के पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कोई ऐसा देश है ना जहां 2G कनेक्शन चल रहा है, तो वो देश ऑलमोस्ट बर्बाद है।
5G का जमाना है, बहुत फास्ट इंटरनेट चाहिए। जिस देश में 2G चल रहा है वहां इंटरनेट चल ही नहीं रहा होगा, और जिस देश में टेक्नोलॉजी का शॉक हो गया, मतलब प्रॉब्लम हो गई टेक्नोलॉजी की, वो बर्बाद हो गया। नेचुरल फैक्टर्स कहीं पर यार आंधी, तूफान, सुनामी, अर्थक्वेक, डिजास्टर, उस वजह से भी बर्बादी आ जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जैसे कि इंडिया में चल रही है, तो ये कंट्रोल में है या नहीं है? इंडिविजुअली कंट्रोल में है, ओवरऑल लेवल पे सरकार के कंट्रोल में तो नहीं है। ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, फास्ट रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल है। होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज इनको एक बार रीड कर लेना। देखो भाई, अभी इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है वो पूछ रहा हूं, जो मैंने करा दिया ना। ये लो जी, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज, क्या रीजन है बिजनेस साइकिल का? इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, है ना? वैसे नहीं दिया हुआ, ये रीजन दिए हुए हैं बस। तो आपको टाइम देता हूं मैं 45 सेकंड्स का, यहां डिसाइड करते हैं। फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड, केन्स ने बताया था इंटरनल रीजन है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, ये भी इंटरनल रीजन है। फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी इंटरनल रीजन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो प्लीज कोई शिकायत मत कीजिएगा कि यार वो चीज लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी है। वो तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, डाउट हो तो डाउट इंजन पे पूछ लेना, पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा। कॉजेस के तो जनरली क्वेश्चन बनते भी नहीं है, लेकिन फिर ठीक कर लिया। और डेप्थ के अंदर तुम बोलोगे लाइन बाय लाइन, तो वहां से मैंने इकोनॉमिस्ट के नाम आपको निकाल के एक टेबल बना के दे दी, वो अंदर से ही पढ़ के कंटेंट आपके सामने ऊपर ऊपर पेश कर दिया। ऑल ऑफ द अबव इंटरनल रीजन है, रीजन तो है ही, तो इसलिए डी वाले को ठीक कर देंगे। ज्यादातर बच्चे सही हैं, करण और प्रिंस। आगे आओ। लो जी, लप्पू सा क्वेश्चन, एंडोजीनियस फैक्टर्स रेफर्स टू डैश कॉजेस। एंडोजीनियस फैक्टर्स किसको बोलते हैं? क्या वो इंटरनल को बोलते हैं या एक्सटर्नल को बोलते हैं? ये तो गलत है, फालतू के दिए हुए। इंटरनल या एक्सटर्नल? आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अच्छा जी, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। पाकि चोरों को तो हरा दिया हमने, है ना? भाई एक्सोजीनियस बाहर के होते हैं, एंडोजीनियस अंदर के होते हैं। अंदर एंडोजीनियस, ए वाला इज द राइट आंसर। इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं बहुत लप्पू से, समझे? ओके, ए वाला इज द राइट आंसर। अल्पन चक्रवर्ती, करण, प्रिंस, योगेश, मयंक, रूपल, आदित्य, पृथ्वी, यश और अमन ठाकुर ने इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर दिया है। देखो दोस्तों, अब इस बात पे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस चैप्टर से आएंगे तुम्हारे पेपर में 5 एमसीक्यूज। ये 5 एमसीक्यूज कहां से आएंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1, बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस हैं। हर फेज में क्या क्या होता है इसकी मैंने आपको टेबल बना के दी थी, ठीक है ना, लास्ट क्लास में, चारों फेजेस में। तो 2 एमसीक्यू यहां से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। फिर दूसरे टॉपिक में बिजनेस साइकिल की फीचर्स की बात करते हैं। बिजनेस साइकिल की फीचर्स हैं, 8 पॉइंट है वहां पर, वहां से 1 एमसीक्यू क्रिएट होने के चांस होते हैं। फिर थर्ड वाला है इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है, एग्जांपल देगा आपको, यहां से भी 1 से 2 एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। अगर यहां से 2 बन गए तो फिर कॉजेस से तो कोई एमसीक्यू आएगा ही नहीं, समझे? तो कॉजेस से तो मुश्किल है कि कोई एमसीक्यू बनता भी है, लेकिन बन भी सकता है। तो इसलिए कॉजेस को हम ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब अगर आपसे यह बता दें कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, कोई पूछे कि बिजनेस साइकिल की असली जिंदगी में रेलेवेंस क्या है, तुम कैसे बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अपने बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए कैसे तुम बिजनेस साइकिल का यूज कर सकते हो। दोस्तों लिखा है बिजनेस साइकिल अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल यानी एक्सपेंशन चल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, इससे ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली बिजनेस साइकिल की, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस साइकिल में चेंज होने की वजह से जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा भाई। एक्सपेंशन है तो डिमांड बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन है तो डिमांड कम हो जाएगी।
और डिमांड पे फर्क पड़ेगा तो तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको देखना है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल चले तो आपको एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस साइकिल पे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहां से बनेगा पेपर में आने वाला, एक बात आप दिमाग में रखो, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट बिजनेस साइकिल डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब सेम तरीके से। पहला पॉइंट, बिजनेस साइकिल ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को अफेक्ट करती है, सही बात है, लेकिन सभी सेक्टर्स को एग्जैक्टली सेम अफेक्ट नहीं करती है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों फैक्टर 10% से ही फॉल होंगे, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी कितना भी हो जाता है, ठीक है। और इन जनरल इकोनॉमिक फोरकास्ट आर नॉट परफेक्टली रिलायबल। कहते हैं असलियत में जो फॉरकास्टिंग होती है, भविष्यवाणी होती है, वो 100% विश्वसनीयता के साथ नहीं मानी जाती, लेकिन इकोनॉमिक फोरकास्ट कैन हेल्प बिजनेस फर्म टू प्रिपेयर फॉर चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी ईदर प्रायर और सून आफ्टर दीज चेंजेस ऑकर। कहता है भविष्यवाणी हमेशा सच तो नहीं होती, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करते रहते हैं, उसके हिसाब से चलना ही सही रहता है। जैसे जैसे आपको लगता है कि कुछ बदलाव होने वाले हैं तो आपको अपने बिजनेस का प्लान भी उस हिसाब से चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। मोर देन 90% केसेस में ये चीजें सही होती हैं कि जो बदलाव होते हैं वो उसके हिसाब से ही ठीक माने जाते हैं, ठीक है जी, ओके। अब बात करोगे सर इस चैप्टर के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो बाबा इस चैप्टर के नोट्स भी बताऊंगा आपको कैसे बनाने हैं। आप देखो जरा नोट्स, देखो भैया, तभी आपको समझ में आएगा चैप्टर। ये पहले एक बार डाउट्स देख लूं। सर अब टाइम टेबल बता दो, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, अभी बता दो, मना मत करना सर। आदित्य प्रखर, टाइम टेबल किस चीज का बताऊं? आपकी सुबह 8 से 5 क्लास होती है, 5 क्लास के बाद 1 घंटे का रेस्ट लोगे आप, है ना, फिर अपनी सेल्फ स्टडी रिवीजन वगैरह करोगे। अब तुम पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। नोट्स भी बनाने होंगे फिर, ठीक है। मैं बता रहा हूं मनोज, नोट्स का आइडिया दे रहा हूं। पॉपुलेशन ग्रोथ इंटरनल नहीं होना चाहिए नमन, एक्सटर्नल ही होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल कंट्रोल में है लेकिन कंट्री के पूरे कंट्रोल में नहीं है। आज साक्षी इस चैप्टर की वेटेज 5 नंबर की है उस्ताद, ठीक है। मनोज मैंने वो क्वेश्चन करा दिया 29 वाला जो था ना। हाँ विपुल, जानबूझ के वो हाई लेवल के क्वेश्चन दिए हुए थे, टेंशन मत लो उस चीज की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी क्लियर कर देता हूं आपको करना कैसे, इसके नोट्स बना लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अदिति, कोइंसिडेंट इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो इकोनॉमी की करंट यानी प्रेजेंट सिचुएशन को बताते हैं। जनवरी वाली बैच पवन अग्रवाल 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। स्लो डिलीवरी रिसेशन को भी तो दिखाती है। नहीं माधव, स्लो डिलीवरी रिसेशन को क्यों दिखाएगी? स्लो डिलीवरी चल रही है मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं उसके पास। ज्योतिष का हमारे देश में पॉपुलेशन पूरी भरपूर है, तो आप यूं नहीं बोल सकते कि वहां पर उसके पास मैन पावर की कमी है इसलिए स्लो डिलीवरी हो रही है। रूपकौर एसीपी को इकोनॉमिस्ट का नाम है, वो पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म जैसे वर्ड्स को यूज करता है बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा आदित्य भाई, ईयरफोन का यूज करते हो। रिसेशन एक डेप्थ वर्जन है कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन 6 महीने ज्यादा हो जाए तो रिसेशन बोलते हैं। अभिजीत, कॉबवेब थ्योरी निकोलस कॉल्टर ने दी थी, ये बोलती है कि करंट प्राइसेस फ्यूचर की सिचुएशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। आप पृथ्वीराज भाई आपके पीछे पड़े हैं, टेंशन मत लो, प्यार आपके लिए पूरा ही है, समझे। अच्छा यार नवजोत, ये ऑप्शन क्वालिटी ऑप्शन इंटरनेट वाला, ये मैं इसमें मेरे को आइडिया नहीं है, मैं देख के बताता हूं आपको। हाँ जशन चावला है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास है भाई, क्या बात कर रहे हो। अच्छा वो स्टोरी सुन के, ठीक है, ओके। कोई 2G कंट्री आर्यन मेरे दिमाग में तो नहीं है कि जहां पर 2G चल रहा हो। अच्छा सैफ भाई, ठीक है। बाकी जो आपके डाउट्स हैं, वोलेटिलिटी का मतलब फ्लक्चुएशन आदित्य, ठीक है, इनको देखते हैं, डाउट इंजन के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाओ हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स की बात करें तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर वो टेबल बनाओ,
टेबल के अंदर चारों फेजेस लिखे होंगे, एक्सपेंशन के बाद पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसके बाद ट्रफ। फिर इसके अंदर में जो जो पॉइंट्स आते हैं उसकी लिस्ट बनाओ भाई। पहला ये बनाओगे, ये डिट्टो टाइप देना जैसे मैंने आपको दी है नोट्स में। इसके बाद आप फीचर्स के 8 पॉइंट लिख दो, फीचर्स के 8 पॉइंट, कीवर्ड्स लिखो या पूरे पूरे लिखो, तुम पे डिपेंड करता है। 8 पॉइंट्स हैं इसके फीचर के, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे जैसे इंडिकेटर दिए हुए हैं, 3 इंडिकेटर हैं, नाम, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिखो, नाम, इसके एग्जाम्पल, और जो मैंने लाइन अंडरलाइन स्टार करवाई है वो वाली लाइन भी लिख सकते हो। इसके बाद आप करोगे बिजनेस साइकिल के कॉजेस। कॉजेस में डेप्थ की एक्सप्लेनेशन कोई मत देना, सिर्फ नेम लिखना, नेम, रीजन का नाम, जैसे मैंने यहां पर पढ़ाया है उतना ही लिखना। फिर दोस्त एक टेबल आप खुद बनाओगे, नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, कौन कौन से नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट यहां पर यूज किए गए हैं, ये वाली। तो इस चैप्टर के नोट्स बन जाएंगे। नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट वाली कौन सी है मैं आपको दिखा भी देता हूं जरा, मैं किस टेबल की बात कर रहा हूं आपसे। कहां गई टेबल, ये वाली कि किस इकोनॉमिस्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ, क्या बोला हुआ है, इसके हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे करके बनाओगे। और भाई इस चैप्टर के अंदर आज हमने बहुत ज़्यादा ही एमसीक्यू कर लिए, थोड़े जल्दी जल्दी करे हैं, मैं समझता हूं उसको। ठीक है जी, आ जाओ बिल्कुल हैंड में। तो ये नोट्स भी कैसे बनाने हैं मैंने आपको आइडिया दे दिया। इतने 1 2 3 4 5 टोटल 5 आपको कंटेंट की टेबल बनानी है और फिर वो नोट्स बन जाएंगे। धवल भाई अब तो वो डाउट इंजन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कभी भी आपको ऐसे डाउट पूछना हो तो ऐसे लिख ही दिया करो, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है। तो लव यू ऑल, लव यू एवरीवन। भाई आज की क्लास में इतना ही, तुम्हारी तरफ से पूरा पूरा प्यार चाहूंगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं आपको, लीडर बोर्ड देख लेंगे बच्चे। आयुषी, तान्या, स्मृति, दीपिका, रजनी, आयुष, नरुतो, शिवानी, प्रभजोत, आकाश, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट, दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास।